ताकि हम पूरी कंडीशंस को एक बार फिर से दिमाग में ले ले। और पार्ट बी देखते हैं इसका। पार्ट ए तक हमने कल कर लिया था। देखो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है क्वेश्चन की। पी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। मतलब हमें 12 रुपए चाहिए, 10 कैपिटल के नाम पे और 2 प्रीमियम के नाम पे। पैसे लेंगे हम इंस्टॉलमेंट में, 4, 5 और 3। यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर कर रहा है कि 2 रुपए जो प्रीमियम के हैं वो अलॉटमेंट वाली स्टेज पे हैं। केस ए हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसका सबसे अच्छा क्वेश्चन केस 3 था। अगर मैं केवल कंसेप्ट बोलूं तो जिन लोगों ने किया उनको तो जल्दी रिकॉल हो जाएगा। जब हम फॉरफीचर कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान ये होता है कि अगर शेयर प्रीमियम पे इशू थे तो वो प्रीमियम मिला या नहीं मिला। अगर प्रीमियम नहीं मिला तो ड्यू हो गया था, रिसीव नहीं हुआ, इसलिए रिवर्स करना पड़ेगा फॉरफीचर वाली स्टेज पे। अगर प्रीमियम मिल गया तो उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि वो हमारे पैसे थे और हमें मिल गए तो वो इग्नोरेबल है। प्रीमियम कभी भी फॉरफीचर का हिस्सा बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप फॉरफिट वही कर सकते हो जो किसी और की प्रॉपर्टी हो। प्रीमियम हमारी खुद प्रॉपर्टी है, इसलिए जब हम फॉरफीचर का कैलकुलेशन करके उसकी वैल्यू निकालते हैं कि फॉरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, तो उसमें हम केवल शेयर कैपिटल को कंसीडर करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को कंसीडर नहीं करते। ये कंसेप्ट की तरह से समझ में आना चाहिए। तो अब देखो बी केस देखते हैं इसमें। गौरव हैड अप्लाइड फॉर 400 शेयर्स। जरा ऊपर जाके देखें क्वेश्चन में अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन जैसी कोई सिचुएशन थी या नहीं। उसने कहा था इशूड 10,000 शेयर्स, उसके अलावा उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई। अप्लाइड कितने की कैटेगरी, मतलब कितना अप्लाई हुआ, हमने कितने अलॉट किए, उसने कुछ भी नहीं बताया। यहाँ फिर से वो बोल रहा है अप्लाइड फॉर 400 शेयर्स एंड अलॉटेड 200 शेयर्स। तो हमें यहाँ खुद समझना पड़ेगा कि इस बंदे के साथ प्रोराटा हुआ होगा। मैंने तो कल ही कहा था कि ऊपर वाला केस में दम ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला जो कल केस किया था उसके अंदर अप्लाइड 200 थे और अलॉटेड भी 200 थे। मजा तो तब आएगा जब इसमें प्रोराटा भी आ गया है, मतलब ऊपर की कंडीशन के साथ अब प्रोराटा भी। कोई बहुत कठिन बात नहीं होती। अगर आप 400 शेयर के लिए अप्लाई करोगे तो 4 पर शेयर एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव्ड कितना हो जाएगा। अभी शॉर्ट में समझ में आना चाहिए तुम्हें। एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव्ड गौरव के हो जाएंगे ये 1,600 रुपए। यस और नो। अरे बोलो ना। जबकि एप्लीकेशन ड्यू कितना हो पाएगा, 200 शेयर पे ही 4 रुपए ड्यू होंगे। दैट मीन्स 800 रुपए की वैल्यू के शेयर ही हम उसे देंगे। तो 800 रुपीज का क्या बन जाएगा, एक्सेस बन जाएगा। और ये एक्सेस हम कहाँ यूज कर सकते हैं बताओ। अलॉटमेंट पे यूज कर सकते हैं कि कॉल तक यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम केवल अलॉटमेंट स्टेज तक उसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहीं भूल तो नहीं रहा, वो कॉल तक एक बार पढ़ लेते हैं। इसके बाद तो वो ये बोल रहा है कि ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, एंड ये तो अलग स्टोरी हो गई कि उसके शेयर फॉरफिट हो जाएंगे। तो एक्सेस को हम अलॉटमेंट तक यूज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट होगा कितना। ड्यू कितना होगा, 200 शेयर है और एक शेयर पे हमें 5 रुपए लेने हैं। और 5 रुपए का ब्रेकअप ऐसा है कि 200 इंटू 3 जो है वो कैपिटल के हैं, और 200 इंटू 2 जो है वो प्रीमियम के हैं। यहां हमने कंसेप्ट सीख रखा है। अगर एक्सेस मिला है तो क्या करें, पहले प्रीमियम एडजस्ट कर दें कि प्रोपोर्शनेट एडजस्टमेंट कर दें, कि केवल कैपिटल को पहले एडजस्ट करेंगे, बचेगा तो हम सोचेंगे प्रीमियम के लिए मिला है। कौन सा केस है, हमेशा सिर्फ कैपिटल एडजस्ट करते हैं आगे। जो अकाउंटिंग के कंसेप्ट है वो तो आते हैं हमें, वो हम लगा लेते हैं आराम से। हमें जो नया सीखना है वो है कंपनीज अकाउंट क्या बोलता है। तो ये कंपनीज अकाउंट की रिक्वायरमेंट है अगेन। जितनी नई चीजें सीख रहे हो ना इस चैप्टर में, वो सब कंपनीज अकाउंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये 800 रुपए यहाँ पे, तो ये 2,400 रुपीज यहाँ पे हमें रिसीव करने थे। अगर मैं अमाउंट में बात करूं तो 2,400 रुपीज, उसमें से 800 मिल जाएंगे। तो कितने हैं ये, 2400 में से 800 कम कर दो, 1,600। और 200 इंटू 4, 400। ये सब कॉल इन अरियर रह गया कि नहीं रह गया। किसको ये समझ में नहीं आया। हम्म। ओ सॉरी, वो तो केवल 200 है। मैंने कुछ और सोच लिया, उसको 800 समझ लिया। ये 600 रुपीज थे हमारे।
फिर से ये हमारे 600 रुपीज थे। इस 600 में से 600 यहाँ यूटिलाइज हो जाएंगे, और यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है 400, तो 400 में से 200 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। 200 एडजस्ट होंगे तो अभी भी ये हो गए 800 रुपये एडजस्ट। 200 का क्या बचेगा? कॉल इन अरियर कह लो, या अलॉटमेंट अमाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट में इतने पैसे पेंडिंग रह जाएंगे, डिपेंडिंग कि हम कौन सी मेथड से काम कर रहे हैं। 800 रुपये का हिसाब किताब करना समझ में आया या नहीं? किसी को कुछ पूछना है ना, शांति से पूछ लो, यही मेन कंसेप्ट है। हाँ, हो गया। चलो, तो इस वर्किंग नोट को ध्यान में रख के हमको एंट्रीज करनी है। ये ध्यान रखना, उससे जो पैसे मिले वो ये सब है। मैं एक बार फिर आऊंगा इस चार्ट पे, पहले तो आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, वो हमसे चाहता क्या है। वो बोल रहा है कि गौरव ने 400 शेयर अप्लाई किए थे, 200 शेयर जो है उसको अलॉट हुए थे, तो उसकी एक वर्किंग बना ली हमने कि कितने पैसे उससे मंगाने थे। ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, उसने ये 200 रुपये पे नहीं किए। हो सकता है वो ये 200 पे कर देता अलॉटमेंट पे, और उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया, तो उसने ये बस 200 रुपये पे नहीं किए, बाकी तो उसके पैसे हैं हमारे पास। हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, कौन सी स्टेज पे फॉरफिचर हो रहा है? अलॉटमेंट पे ही हो रहा है कि कॉल पे जाके हो रहा है? क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि कॉल ड्यू किया है हमने, और साथ में ही बोल दिया एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड। पास द जर्नल एंट्री इन द अबो केस, तो अब क्वेश्चन पूरा हो गया। इस केस की जनरल एंट्री हमें पास करनी है। सबसे पहले तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन की एंट्री हो जाएगी, और बुक में चेक करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1600 हुई है या नहीं हुई है, केस बी की एंट्री। सिर्फ फॉरफीचर कर दी उसने? ऐसा एग्जाम में आ जाएगा तो क्या करोगे? उसने ऐसा बोला है कि केवल फॉरफीचर की एंट्री करके दिखाओ? उसने ऐसा बोला है क्या? तो बुक वाले ने गलती करी। हमको एग्जाम में आ जाए ना ऐसा, तो हमको कहाँ से शुरू करनी चाहिए? एप्लीकेशन से। गौरव का केस पूरा रिकॉर्ड करना चाहिए। वो ऐसे बोल नहीं रहा ना, जनरल एंट्री इन द केस या फॉरफीचर एंट्री, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा वो तो कह रहा है पास द जनरल एंट्री। इंफॉर्मेशन तो उसने यहां से देना शुरू किया। ठीक है, चलो ठीक है, हम बोल लेते हैं 1600 रुपए से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने की करोगे एंट्री? जवाब तो देने पड़ेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना शेयर्स हैं? 200 की 600, सॉरी, 200 या 400? 400। कितने रुपए मिले हैं? यही 1600 रुपये हमने रिसीव किए थे। फिर ये शेयर एप्लीकेशन के का क्या हिसाब बनाएंगे हम? 1600 रुपये को कैसे मैच करते हैं? टू शेयर कैपिटल में डाल देते हैं हम, कितना? 200 × 4, 800 रुपये तो गए। टू शेयर अलॉटमेंट में कितना डाल देंगे? पूरे कितने? 200 × 4, 800 रुपये पूरे। सर यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कैपिटल यहाँ थोड़ी करते हैं, वो तो ड्यू होगा वहां पे। अरे यहाँ नहीं कर देंगे हम। किसी को लग रहा हो कि सर यहाँ पे शेयर कैपिटल और फॉर प्रीमियम लिख दें क्या? किसी के मन में आ रहा है तो बताओ। ये अलॉटमेंट के नाम पे पैसे मिले, अलॉटमेंट क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, हर बार यही किया है हमने। किसी को लग रहा है तो बताओ। सर वो प्रीमियम कहाँ आएगा? वो ड्यू की एंट्री पे आएगा ना, अलॉटमेंट की। समझ आया कि नहीं आया? कंफ्यूजन आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम इतनी वर्किंग कर चुके होते हैं, हमको पता होता है इसमें से कौन से वाले पैसे कहाँ जा रहे हैं। ठीक, वो हमारे लिए काम आएगा बाद में। ये अलॉटमेंट के नाम पे ही आएगा, शेयर अलॉटमेंट। आगे चलो, कोई पूछना चाहता है तो पूछो इस पे। किसी को कम समझ में आ रहा है तो भी पूछना है अभी, मैं क्लियर कर दूंगा वो। सो में बात के लिए वेट मत करना, आखिरी के लिए अभी पूछो। अभी क्वेश्चन ऑन है, आगे बताओ। अलॉटमेंट पे अगली एंट्री बोलो। ड्यू की एंट्री सर, अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये अकेले हम गौरव की बातें कर रहे हैं, बताओ जरा अमाउंट। 200 शेयर पे ही हम पैसे मांग सकते थे, कितने रुपए? 5 रुपए। उसमें से 200 इंटू 3 किस में डालने हैं हमको? कैपिटल में। और 200 इंटू 2 किस में डालने हैं हमको? प्रीमियम में। ये हिसाब था। उसने तो कोई भी पैसा बैंक में दिया ही नहीं। तुम यहीं पे देखो शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट पेंडिंग है, इतना क्रेडिट हो गया और इतना डेबिट हुआ था। 200 रुपए का पेंडिंग है ना। तुम चाहो तो इसे कॉल इन अरियर बोल के रख सकते हो, और तुम अगर तुमने ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम समझ रहे हो इसका ये डेबिट इफेक्ट बच जाएगा 200 का। किस किस को ये समझ में नहीं आ रहा है? अगर मैं अभी शेयर अलॉटमेंट की लेजर बना दूं तो शेयर अलॉटमेंट में डेबिट साइड पे ये दो नाम आ जाएंगे, और शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट साइड पे ये आ जाएगा। मतलब इनकी वजह से, हाँ, शेयर एप्लीकेशन की वजह से कह सकते हो। तो अल्टीमेटली तुम्हारे 200 रुपए का बैलेंस कैरिड डाउन बचेगा कि नहीं बचेगा अलॉटमेंट में? हम चाहे तो इसको 200 रुपए को खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म कर सकते हैं? सिखाया मैंने कि इसको एक काम करो, इस डेबिट बैलेंस को कॉल इन अरियर बोलो, और ये 200 रुपए का कॉल इन अरियर ओपन कर दो। अब देखो शेयर अलॉटमेंट नलीफाई कर दिया मैंने, अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट नहीं है। और इसका लॉजिक समझो, हमने क्या किया, ये नाम मेंटेन करने की जगह बुक्स के लिए ये नाम रख लिया। ऐसा करना है या नहीं करना है? क्वेश्चन बोले तो करना है, अदरवाइज तुम्हारी चॉइस है। मैंने कहा अगर ना बोले तो भी कर लेना, तुम्हारे लिए ईजी रहता है। कोई डाउट? मैंने ये एंट्री भी कर ली। अब मुझे फॉरफीचर की एंट्री करनी है इसी बंदे की। कॉमन सेंस से करो, हो जाएगी। सबसे पहले अगर किसी का भी फॉरफीचर कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंसेप्ट क्या है इसका? कंसेप्ट बोल के दिखा। हम्म, सुनाई नहीं दिया? अभी तक जितनी शेयर कैपिटल ड्यू हुई है सब रिवर्स होगी। अभी तक जितनी ड्यू हुई है, तो अभी तक कितनी ड्यू हुई है? कैपिटल 3 रुपए एप्लीकेशन स्टेज पे, और 4 रुपए एप्लीकेशन स्टेज पे, और 3 रुपए। हाँ, तो 7 रुपीज का हम रिवर्स करेंगे कितने शेयर्स पे? जितने शेयर्स उसको दिए हैं। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अभी तक यही कैपिटल हुई थी, याद कर लो। मैं दिखा सकता हूं, ये लो, ये देखो, 200 इंटू 4 और 200 इंटू 3, यही तो थी। 200 इंटू 7 जो आज तक क्रेडिट की है तुमने, इसी को अगर डेबिट कर देंगे तो कैपिटल जीरो हो गई कि नहीं हो गई इस बंदे की? अरे जितना उसके नाम से कैपिटल क्रेडिट हुई थी उतना ही मैंने शेयर कैपिटल अकाउंट अब डेबिट कर दिया है, अपोजिट। ये कैंसिल करना हुआ। सिक्योरिटी प्रीमियम को रिवर्स करना है या नहीं करना, ये किस बात पर डिपेंड करता है? वो रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। हमारे वर्किंग नोट को चलो ये हेल्प देख के बताओ, मुझे रिवर्स करना है कि नहीं करना है? कितना करना है? 400 रुपए पूरा या सिर्फ 200? जितना नहीं मिला है, देखो कंसेप्ट के ये मजे होता है, क्वेश्चन चाहे जितना क्रिटिकल बना ले वो, हमको क्लियर है कि कंसेप्ट क्या बोलता है। तो ठीक है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे को रिवर्स करना है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट हुआ था, उसमें से मैं 200, मैं 200 वैल्यू लिख देता हूं, 200 रुपए जो है वो रिवर्स हो गया। आगे चलते हैं, सब अपने आप एंड में सारी स्टोरी, सारे सस्पेंस खत्म हो जाएंगे तुम्हारे दिमाग में अगर चल रहे हो कि क्या क्या हो रहा है और क्या होना करना चाहिए जब हम फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं। तो अगर कोई स्टेज, जैसे कि एप्लीकेशन, जैसे कि अलॉटमेंट, जैसे कि फर्स्ट कॉल, जैसे कि फाइनल कॉल, उसका कोई बैलेंस बच गया है तो वो भी आ जाता है। शेयर अलॉटमेंट के नाम से आना चाहिए कि अगर हमने ये एंट्री कर दी कॉल इन अरियर तो कॉल इन अरियर के नाम से आना चाहिए। कौन से नाम से कैंसिल करना है? अब तो हमारा डेबिट कॉल इन अरियर है, तो हमको कॉल इन अरियर कैंसिल करना चाहिए। और अगर मैं ये एंट्री ना करता तो मेरा शेयर अलॉटमेंट डेबिट था, और अब अलॉटमेंट के ये वाले पैसे तो आएंगे नहीं, क्योंकि मैं तो कैंसिल कर रहा हूं, तो मैं अलॉटमेंट क्रेडिट करता। अभी भी ये शांति से दिमाग में गया कि नहीं गया? मैंने तो बोला था मैं रोज सुनाऊंगा तुम्हें। हाँ, ये वाली बात नहीं समझ में आई? ये एंट्री की वजह से क्या हुआ? कॉल इन अरियर बन गया। अब ये अरियर का मतलब ये पैसे मिलेंगे अपन को फ्यूचर में। अब हम इस व्यक्ति से हमारा रिलेशन ही खत्म कर रहे हैं, तो क्या ये पैसे मिलेंगे?
तो अब मैं इस कॉल इन अरियर को कैंसिल करूं या नहीं करूं? मैंने इस बंदे की शेयर कैपिटल कैंसिल कर दी, इसके नाम से सिक्योरिटी प्रीमियम जितना मुझे नहीं मिला वो भी कैंसिल कर दिया। तो मैं ये कॉल इन अरियर कैंसिल करूं या नहीं करूं? करना पड़ेगा। और अगर मैं कह रहा हूं कि ये एंट्री में ना कर रहा होता तो भी क्या मेरा अलॉटमेंट 200 रुपए का बचा था? वो अलॉटमेंट ही खत्म करके मैंने उसको ट्रांसफर किया कॉल इन अरियर में, तो भी मेरा अलॉटमेंट बचा था, तो भी मुझे कैंसिल किसको करना पड़ता? अब इस अलॉटमेंट का पैसा नहीं आएगा। तुम्हें पूछना है अभी भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को, नयन पूछ ले। मैंने उड़ा दी, फिर से ले आते। चलो, तो मैं यहां पे अगर मैंने कॉल इन अरियर यूज किया है तो मैं किसको कैंसिल करूंगा? कॉल इन अरियर को, क्योंकि डेबिट इसका बचा है। और अगर मैं कॉल इन अरियर नहीं बनाता तो मैं यहां पे किसको कैंसिल करता? शेयर अलॉटमेंट को। मैंने शेयर अलॉटमेंट यहां कैंसिल कर दिया है और उसको उठा के मैंने कॉल इन अरियर बना लिया। इसको ना समझो, ये हमारी टेक्निक है कि हमको बुक्स में कौन सा नाम चाहिए, पेंडिंग वाला। और इसकी बात अपन आज थोड़ी कर रहे, पहली बार। इसकी बात तो हम तब से कर रहे हैं जब से पहली एंट्री ये सीखी थी कि भाई अगर कोई पैसे नहीं देता है तो क्या करना है। हमने तो अलॉटमेंट के पैसे मांगे पर नहीं मिले, तो हम कॉल इन अरियर अकाउंट बना सकते हैं, हम उसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, अलॉटमेंट के नाम से डेबिट बैलेंस बचा रहेगा। ठीक है क्या? हम्म। तो बताओ कितने रुपए हैं? बेसिकली थोड़ा और विजुअलाइजेशन करोगे ना, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम का ही कॉल इन अरियर था। एक वो वाला अमाउंट पेंडिंग था, एक ये वाला अमाउंट पेंडिंग था, दोनों कैंसिल हो रहे हैं। वो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट था, वो डेबिट हो गया तो नलिफाई हो गया। वो कॉल इन अरियर डेबिट था तो वो क्रेडिट हो गया, नलिफाई हो गया। हाँ, जितनी आराम से ये डाइजेस्ट हो जाएंगे ना उतने इजी हो जाएंगे। बाद में आखिरी एंट्री की बात करो, शेयर फॉरफीचर करने की कोशिश करते हैं। इजी तरीका क्या है जीवन का? सर ये 1400 डेबिट फिर 200 डेबिट, टोटल मिला के 1600 डेबिट हो रहे हैं ना। 200 तो क्रेडिट हो गया है, कितना आना चाहिए? बैलेंसिंग कर दो और ये आंसर आ गया। मैं मना नहीं कर रहा, पर मैं चाहता हूं तुम दिमाग लगाओ। मैंने कंसेप्ट सिखाया फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट जाता है, किसी क्वेश्चन में काम आ जाएगी ये टेक्निक। बैलेंसिंग में कुछ और निकालना पड़ा तो जितने पैसे हमने उस पर्सन के जिसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, कैपिटल के नाम पे जितने रिसीव किए, ऐसे मत बोलना कि पैसे कितने लिए हैं, कैपिटल के नाम पे कितने लिए। मैं इसका इजी टेक्निक बोल सकता हूं, कठिन टेक्निक भी बोल सकता हूं। मैंने इस बंदे से 1600 रुपए लिए थे, सबसे इजी। हाँ या ना? क्या पूरे 1600 मैंने कैपिटल में यूटिलाइज किए? नहीं। उसमें से 200 किस में यूटिलाइज हो गए? नीचे प्रीमियम में। तो 1600 में से 200 छोड़ दो, बाकी सब कैपिटल में यूटिलाइज हुए हैं। ये है इजी तरीका। तो कितने बचे? 1400, और वही आंसर आ रहा था हमारा, देख लो। कंसेप्ट नहीं हिलते सर। वो कठिन वाला तरीका कैसे गिनते हो, ये देखो। यहां पे कैपिटल के कितने रखे हमने? 800। एप्लीकेशन स्टेज पे देखो ना, एप्लीकेशन स्टेज पे हमने कितने पैसे रखे उसके? 800, 1600 में से। उसके बाद अलॉटमेंट स्टेज पे कितने रखे हमने? 600। 800 और 600 भी कैपिटल के कितने होंगे? 1400। सीधे सीधे जोड़ने हैं। 1600 में से जो नहीं मिला है कैपिटल के लिए उसको हटा दो तो बचेंगे वो कैपिटल के। और बैलेंसिंग कर लो तो भी, चाहे जिस रास्ते से आ जाओ, ये वैल्यू तो कितनी आने वाली है? 1400 आने वाली है। चेक करो एंट्री। कोई कठिन है क्या ये? कंसेप्ट बोल के एंट्री लिखना आना चाहिए, इतनी सी बात है। जबरदस्ती कुछ रट्टा नहीं लगाना है, वहां क्या किया था तो यहां क्या करूंगा। ये सिर्फ मैंने इसलिए समझाया कि भाई मेरे को ये कॉल इन अरियर क्यों कैंसिल करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने इसे डेबिट करके रखा है कि हाँ ये पैसे आएंगे, और हमने डिसीजन ले लिया है फॉरफीचर। अब ये कोई पैसे वैसे नहीं आने वाले हैं, और ना ये शेयर कैपिटल मेरी लाइबिलिटी है। फॉरफीचर हो गया मतलब उस बंदे से रिलेशन खत्म है तुम्हारा। उस बंदे को जितनी कैपिटल ड्यू की है कैंसिल आउट कर दो। उस बंदे का कोई पैसे का इंतजार है तुम्हारा तो वो भी कैंसिल आउट कर दो। ये सिक्योरिटी प्रीमियम भी इंतजार में था, ये कॉल इन अरियर भी इंतजार में था, सब कैंसिल। ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल। और कल जो सीखा था मैंने, 1600 रुपए फॉरफीचर नहीं बोले, उससे लिए तो 1600 हैं, पर 200 तो हमारा ही राइट था ना, उसमें से प्रीमियम के लिए हुए हैं। वर्किंग करके देख ली, कैपिटल के नाम पे उससे कितना लिया हुआ है? 1400। वो यूटिलाइज किया था, उसके लिए हम ऑब्लिगेशन में थे कि वो ऑनर है और उसकी कैपिटल है 1400। वो रिवर्स कर दी तो वो पूरा हम खा गए जो मिल गया था।
तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने वो प्रीमियम के जो पैसे लिए वो भी हमने फॉरफिट किए, वो काय का फॉरफिट, वो तो हमारे ही थे। इस चीज को बोलोगे, सीखोगे, तो इजी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, खत्म हो गया ये। हम्म। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, एक और बचा है बस इस केस का, फिर हमारा री इशू शुरू हो जाएगा। कोई बात करता हुआ नहीं मिलेगा मेरे को। क्वेश्चन समझाओ मुझे। M Limited invited applications for issuing 80,000 equity shares of 10 each at a premium of 4 per share. Invited applications, ऑफर दिया 80,000 शेयर्स का, और ऑफर में साफ लिखा है 10 रुपए के साथ हमको 4 रुपए और चाहिए, मतलब 14 रुपीज में हम अपना शेयर देंगे, 10 रुपए की कैपिटल और 4 रुपए हमारे प्रीमियम। हाँ। द अमाउंट, ये ऑफर था पब्लिक को, द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज फॉलोज। इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगेंगे, एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 9। क्या ये 14 पूरे हो गए? तो और कोई स्टेज में नहीं मांगने हैं हमें, और वो पूरा अलॉटमेंट पे है, उसने क्वेश्चन में कह दिया है, तो हमें किसी अजम्पशन की जरूरत नहीं है कि प्रीमियम किस स्टेज पे, वो बता रहा है कि प्रीमियम किस स्टेज पे। आगे चलते हैं। एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर 1,40,000 शेयर्स। हमारा ऑफर तो केवल 80,000 का था, लोगों ने कितने के लिए अप्लाई कर दिया है? 140। समृद्धि, लोगों ने 140 शेयर्स पे 14 रुपए पूरे दे दिए हैं कि केवल 5 दिए हैं? समृद्धि, 1,40,000 शेयर्स पे जब लोगों ने अप्लाई किया होगा तो पूरे 14 रुपए दे दिए होंगे कि केवल 5 रुपए दिए होंगे? हाँ। तो एप्लीकेशंस मिली 1,40,000 की, उन्होंने 5 रुपए दे दिए हमको इसके। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स। प्रॉब्लम वाली सिचुएशन थी, और उस प्रॉब्लम का ये हल है। क्या मतलब समझे तुम इससे? अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स। मतलब हमने सॉरी किसी को बोला क्या 1,40,000 में से? ना, सबको मिलेगा। क्या रेशो है पता है? वही 14:8। 14 के लिए अप्लाई करोगे तो 8 मिल जाएंगे, तो 1,40 के लिए अप्लाई करोगे तो 80,000 मिल जाएंगे। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे हम हैंडल कर रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है? मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। क्या यहां पे हमारे दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि कॉल तक एडजस्ट होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्वेश्चन की डेटा ही ऐसी है सर, क्वेश्चन में कॉल है ही नहीं, तो क्या का सवाल? अगर तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि अलॉटमेंट के ड्यू से भी ज्यादा पैसा है, तो रिफंड ही करना है, उसमें कुछ है ही। ऐसे समझ में आया मैंने क्या बोला? हिंट तो समझ में आई कि हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि हम कितना एक्सेस मिला, फिर आगे ड्यू करके देखेंगे अलॉटमेंट पे कितना मांगना है। तो हमारे पास जो एक्सेस पैसा पड़ा है, सपोज वो इतना ज्यादा है कि वो अलॉटमेंट के ड्यू अमाउंट से भी ज्यादा है, तो अलॉटमेंट के ड्यू तक यूटिलाइज कर लेंगे, फिर पैसे नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो फिर रिफंड कर देंगे, क्योंकि उसके आगे कोई डिमांड की स्टेज ही नहीं है हमारी। कोई डाउट है तो बताओ। एक कंसेप्ट बोलूंगा कंपनीज एक्ट का, 11 में पढ़ा था तुमने। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कंपनी की। और एक कई तरह की कंपनियां होती हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल हैविंग गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, वगैरह वगैरह। ये टाइप है, और हर टाइप की कंपनी की अलग अलग टेबल थी, इसीलिए थी ABCDE। कौन से टाइप की कंपनी का MOA बना रहे हो, कौन से टाइप की कंपनी का AOA बना रहे हो, इतने टेंशन मत लो। मुझे ये बताओ कि अगर लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है ऑफ हैविंग शेयर कैपिटल, तो मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड किस अमाउंट तक रहती है? अमाउंट, अनपेड अमाउंट, जो हम मांगे और वो ना दे। एक शेयर पे हम मैक्सिमम कितने मांग सकते हैं उससे? 14। यस और नो? अगर वो 14 दे दे तो उसके बाद हमारा राइट बनता है उससे 1 रुपए भी लेने का, भले ही कंपनी के ऊपर 1,000 करोड़ का खर्चा हो, वो उधारी हो। प्रोप्राइटरशिप नहीं है कि तुम उनके घर बेच के उनसे, उनके घर ऑक्शन करके पैसे ले आओगे उनसे। लिमिटेड कंपनी है,
इसका फीचर है, इसका बेनिफिट था इस फॉर्म में बिजनेस करने का कि तुम्हारी एज अ ऑनर लाइबिलिटी हमेशा कैसी रहेगी, लिमिटेड। शेयर खरीदे तुमने तो शेयर की जो टोटल वैल्यू है उतने देने के बाद कंपनी जाने, उसके काम जाने। अगर उसके ऊपर उधारी है तो मुझसे मत बोलना है, मैंने मेरे पैसे दे दिए। कुछ समझ में आया या नहीं? हाँ, ऐसे ही मैंने रिकॉल करा दिया ताकि तुम्हें ये समझ आए कि ये कहानी और भी बहुत सारी जगह हमने सीखी है। हाँ, ये तो केवल अकाउंटिंग एस्पेक्ट देख रहे हैं हम इसका। तो मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टुवर्ड द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, द अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। सब कुछ अच्छा चल रहा था जीवन में, except from Samir, who had applied for 1400 shares. His shares were forfeited. मुझे बताओ उसने कौन सी स्टेज पे गड़बड़ की है, क्वेश्चन तो बता ही नहीं रहा। ये हमें खुद सोचना चाहिए कौन सी स्टेज पे गड़बड़ है, ढूंढोगे तब पता चलेगी। नहीं तो क्वेश्चन पढ़ के आगे निकल जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है। ये हमें खुद ख्याल आना चाहिए कि अगर फॉरफीचर की बात हो रही है तो पहले ये बात करो कि कौन सी स्टेज के पैसे नहीं दिए हैं उसने, कहां से पैसे नहीं दे रहा है। एप्लीकेशन के तो सबने दिए हैं, नहीं तो हम तो जानते ही नहीं है समीर नाम का प्राणी था कौन। और वो यहां बोल भी रहा है कि अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट दिस, तो अलॉटमेंट स्टेज पे गड़बड़ कर रहा है वो। थोड़ा आईक्यू क्वेश्चन पूछू क्या, हेल्प मिलेगी तुम्हें आगे उससे। मैं अगर ऐसे सोचूं कि अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगने हैं, 9 रुपए, अरे बोलो ना हाँ, तो मैं ऐसे सोचूं क्या, समीर ने 9 रुपए नहीं दिए होंगे और 1400 शेयर है उसके, तो ये वो अमाउंट है जो उसने नहीं दिया होगा। तो इसका अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन अलॉटमेंट, पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, यही वाला अमाउंट होगा। क्या तुम मेरी बात से एग्री करते हो क्या? क्या बोलते हो? 14 9 आता है क्या तुमको? कितना होता है? 9 कितना होता है 14 9 जा? 12600। मैं मान लू 12,600 नहीं मिले होंगे अलॉटमेंट पे, कुछ गलत लॉजिक लगा रहा हूं क्या मैं कह रहा हूं उसने 9 रुपए नहीं दिए, उसके 1400 शेयर है, प्रीमियम इंक्लूडेड है। इस बात से क्या मतलब, उसने तो अलॉटमेंट नहीं दिया, वो बोल रहे हैं ना अमाउंट, द अलॉटमेंट मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द सम, एक्सेप्ट फ्रॉम द समीर हु हैड अप्लाइड फॉर 1400 शेयर। तो उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिए, ऊपर मैंने देखा यार अलॉटमेंट पे 9 रुपए लेने थे, तो मैं ये कंक्लूजन नहीं बना सकता क्या कि 9 रुपए नहीं मिले 1400 में, उसमें प्रीमियम भी तो है। हाँ, अलॉटमेंट के 5 रुपए नहीं होते हैं प्राणी, अलॉटमेंट के 9 रुपए ही होते हैं। एंट्री क्या पास होती है ना, तो अलग जगह कंफ्यूज है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से करेगा बताना मुझे, बता तो। तू ये कह रहा है, मैं तेरी बात तो समझ गया, तू मेरी बात नहीं समझा। अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगेगा उससे, तो मैं कह रहा हूं उसने 9 रुपए नहीं दिए, तो मैं ये कह लूं कि शेयर अलॉटमेंट पे 9 रुपए कम आए होंगे, 1400 शेयर्स पे यही अमाउंट होगा जो अलॉटमेंट पे नहीं मिला होगा। चलो, अप्लाइड 1400 है तो अलॉटेड कुछ और आएंगे सर, 800 आएंगे। 1 सेकंड में बोला मैंने, अप्लाइड 1400 है तो अलॉटेड कितने आएंगे सर? अरे यार वो 80,000 शेयर अलॉट किए थे ना, वही रेशो यूज कर दिया मैंने। क्वेश्चन उसने इतना इजी बनाया, मैं क्या करूं? फॉर्मूले से सब बता दूंगा पर तुम्हारा दिमाग चला क्या? ठीक है, तो चल एक काम करता हूं, तेरी बात मान लेता हूं, यहाँ 800 लिख लूं, अब ठीक है? बात सही है तेरी। सर उसके अप्लाइड है तो अलॉटेड तो 800 होंगे, आप ड्यू की एंट्री 800 से करोगे, अब ठीक है क्या? 7,200 रुपीज हमें कम मिलेंगे। आई क्यू क्वेश्चन है, परेशान मत हो ना, इजी वाले आते हैं, तुम कर लोगे फटाफट, इसको भी कर लोगे। मैं तो उलझा रहा हूं तुम्हें जानबूझ के, क्या गलत बोल रहा हूं मैं लॉजिकली? अगर ये केस ओवर सब्सक्रिप्शन का ना होता तो मैं जो बोल रहा हूं उसमें कोई गलती नहीं है।
ये तो सही है कि वो 1400 तो बोलने ही नहीं थे, 800 ही ड्यू होंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन के चक्कर में हुआ क्या है पता है, एप्लीकेशन स्टेज पे इसके कुछ एक्सेस मिल गए होंगे, और वो एक्सेस हमने यूटिलाइज कर लिए होंगे किस स्टेज में, अलॉटमेंट स्टेज में। तो भैया उसको थोड़ी बोलोगे कि वो ड्यू रह गया और मिला नहीं, वो तो मिल गया ना आपको, आप तो वो भी तो कब्जा करोगे, कैपिटल वाला पार्ट। अरे इतनी देर की मेहनत में हमको अब ये क्लिक तो हो रहा है अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं एकदम से तो, हाँ या ना? इसलिए ये गलत है सर, आपको वर्किंग बनानी चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि अलॉटमेंट स्टेज के कितने पैसे नहीं मिले। आया क्या समझ, क्यों बनानी जरूरी है? और अगर क्वेश्चन ऐसा होता ना, फुल सब्सक्राइब वाला, 80,000 अप्लाइड थे, 80,000 अलॉटेड है, मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा था, क्योंकि फिर उसके पैसे मिलते किसके, एप्लीकेशन स्टेज के ही मिलते। अरे हाँ या ना? वो अप्लाइड ही उतने के लिए करता, मिलते भी इतने ही उसको, तो अलॉटमेंट पे अपन फिर पूरे शेयर पे पैसे मांगते, सारे ड्यू रह जाते। तो थोड़ा सा फूड फॉर थॉट था वो तो, क्यों जरूरी है समझो ये वर्किंग बनाना, नहीं तो क्या गड़बड़ हो जाएगी। हमसे चाहता क्या, pass the necessary journal entries in the books of Murari Limited to record the above transactions. Open call in arrear account wherever required. फॉरफीचर किस स्टेज पे हुआ है, अलॉटमेंट स्टेज पे, और उसने कहा है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। क्या कहते हो, अकेली फॉरफीचर की पास कर दे? नहीं कर सकते ना। चलो हेल्प करो, पहली एंट्री मुझे बताओ, अकेले समीर की एंट्री पूछी है या पूरी कंपनी की एंट्री पूछी है? कहीं भी नहीं बोला केवल समीर का हिसाब किताब बना के दिखाओ। तो बताओ मुझे पहली एंट्री क्या होगी, अब तो आदत हो गई यार इसकी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 1,40,000 शेयर्स इंटू 5। किसी को कुछ पूछना है क्या तो पूछ लो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसका हिसाब करना है। टू शेयर कैपिटल, सबसे पहला हिसाब तो ये है कि इसमें से कैपिटल कितनी बनाएंगे हम, मुझे तो याद है 80,000 शेयर्स इंटू 5, हाँ या ना? टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहां लिखने के पहले मुझे एक बार सोचना पड़ेगा कि कितना एक्सेस है और कहां तक जा रहा होगा। तो अगर मैं बोलूं कि एक्सेस कितना है तो एक बार में बता सकते हो क्या? रफ वर्किंग कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है, इतना इजी पार्ट है कि आपको अलग से वर्किंग नोट की भी जरूरत नहीं है। बताओ जल्दी से, एक्सेस कितना है? 60,000 इंटू 5। और मुझे बताओ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है, अमाउंट वर्ड भी क्या लिखना है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है? 80,000 इंटू 9। यही समझ में आ गया। अरे कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, बहुत पैसे चाहिए यार, ये तो बहुत कम है, हाँ कि ना? तो इसके बाद कोई एक्सेस तो बचेगा नहीं, सारे यूटिलाइज हो जाएंगे पैसे जो भी हैं, किस स्टेज पे, अलॉटमेंट स्टेज। तो यहां पे मैं पूरे 60,000 इंटू 5 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिख लेता हूं। कोई डाउट है? यहीं पे वो कहानी थी जो मैं तुमसे पूछ रहा था, जब अलॉटमेंट के पैसे हमें यहीं मिले हुए हैं, तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अलॉटमेंट पे पैसे नहीं मिलेंगे? इसमें वो भाई साहब भी हैं समीर जी, ठीक है, इसमें उनके पैसे भी हैं। आगे चलो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? इतनी देर, इतनी देर की तो कहानी नहीं है भाई। 80,000 इंटू 9, फिर इतनी देर क्या है यार, क्या हो गया? टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मैं तो तुम्हारे कारण स्लो स्लो कर रहा हूं, मैं तो फटाफट लिख दूंगा, तुम्हें क्या फायदा होगा उससे? अगली एंट्री करने के पहले हमें वर्किंग नोट बनाना चाहिए, या पहले ही बना लेना चाहिए था। यहां तक एंट्री में मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी वर्किंग नोट की। समीर का हिसाब बनाते हैं, कोई कठिन काम नहीं होता वर्किंग नोट बनाना, अगर उससे डरते हो तो एक दो बार बना लो,
तुम्हें सब इजी लगेगा। अरे जो काम हम आगे करते हैं वही तो कर, उसको, उस पार्टी को, इस पूरे, ये तो ओवरऑल कंपनी है, मैं अकेले उस पार्टी की बात करूंगा इसमें। अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, यहीं से तो उसकी बात शुरू हुई थी। कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है उसने, क्वेश्चन में बता रखा है 1400 शेयर के लिए। कितने रुपए दिए होंगे उसने, 5 रुपए। अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन, 800 शेयर ही दिए हमने इसको। तो एक्सेस कितना है उसका, 600 इंटू 5। कोई दिक्कत है इसमें, आगे की बात करते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, पहले यही स्टेज आती है। जो जनरल एंट्री की स्टेजेस है वही हमारी वर्किंग नोट की स्टेज बनाता हूं मैं, तो कभी अलग करता ही नहीं उससे, तुम्हारे पास कोई कंफ्यूजन ही ना हो। कितने अमाउंट ड्यू करेंगे इसका, 800 शेयर इसको दिए हैं सर, 9 रुपए ड्यू करेंगे। इसका सेग्रीगेशन भी कर लेते हैं। इसमें से 800 इंटू 5 तो हो जाएंगे किसके, शेयर कैपिटल के। और सिक्योरिटी प्रीमियम के हो जाएंगे 800 इंटू 4। अगर वैल्यू में चाहिए तो ये कितने रुपए हो गए, 4000। और ये कितने रुपए हो गए, 2400। अगर हम इसको भी वैल्यू में ले ले तो ये कितने रुपए थे हमारे पास, 3000। मैंने क्या गड़बड़ कर रहा हूं आज, सॉरी, 3200। हाँ, तो बताओ मुझे क्या करना है। 3000 रुपए कहां एडजस्ट करूं, पूरे 3000 यही एडजस्ट हो जाएंगे, इसी के पेंडिंग रह जाएंगे, हाँ या ना। उसने बोला भी है हमको कॉल इन अरियर ओपन करो जहां भी रिक्वायर्ड हो, मुझे क्वेश्चन याद है, यस और नो। ये 3200 में कुछ नहीं मिला, ये रिसीव्ड, ये एक्सेस एडजस्ट कर दिया मैंने। कोई ऐसा का ऐसा बना ले सर, सिस्टमेटिक होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। कोई भी देखेगा तो तुम्हें मेरी वर्किंग समझ में आ रही है, तुम इसके अंदर 19 20 कोई भी वर्किंग करो, समझ में आना चाहिए कि मेरा ये एडजस्टमेंट हो गया, ये डैश यहाँ पे कोई एडजस्ट नहीं हुआ, ये मेरा टोटल कॉल इन अरियर है। तो टोटल कॉल इन अरियर सिक्योरिटी प्रीमियम का इतना है, देखो कितना क्लियर दिख रहा है मुझे, जो जो रिक्वायर्ड है ना मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन। समझ आया। अब बताओ रिसीव्ड की एंट्री। ये बंदा तो पैसे नहीं दे रहा, इसका कॉल इन अरियर कितना बन रहा है, 1000 प्लस 3200, 4200। इसके अलावा किसी ने गड़बड़ नहीं करी। वर्किंग मेरी बात ध्यान से सुनोगे और अगर उसको फॉलो करना शुरू कर लिया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा इजी। रिसीव्ड की एंट्री कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे लिए अलॉटमेंट पे पैसे लेने कितने थे मुझे, ये फिगर होता है नयन। 5 रुपए नहीं लेने थे, ओके, वो 5 तो कैपिटल के थे, मुझे लेने थे ये 8 9 जा 72, 7,20,000। उसमें से मुझे इतने तो मिल ही चुके थे ऑलरेडी। देख लो ना कहां से वर्किंग हो रही है, कि मैं अलग से लिख के करके दिखाऊं तुम्हें। अलॉटमेंट ड्यू था 7,20,000, उसमें से रिसीव हो गए थे 3 लाख, ऑलरेडी रिसीव थे वो एप्लीकेशन स्टेज से ही। 720 में से 3 उड़ा दो, 4,20,000 मेरे स्टिल पेंडिंग थे जो मुझे मिलने थे, सब ने दे दिए। मतलब पूरे 420 मिले, किसको छोड़ के, ये 4200 को छोड़ के। समझ में आया कि नहीं आया। 420 में से 4 उड़ाओ, 4 16, 200 और उड़ा दो, 4 15 800। समझ में आया कि नहीं आया। कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट कितना, 4200। हो गया ना 4,20,000 का हिसाब। और अब हमारा नाम बचेगा ही नहीं, कौन सा वाला, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा खत्म। 4,20,000 यहां खत्म, और ये क्रेडिट हमने ऑलरेडी कर रखा था 3 लाख का, 7,20,000। और यही 7,20,000 ये डेबिट हुआ है। अगर अभी कोई शेयर अलॉटमेंट की लेजर बनाएगा तो तुम मुझे बताओ उसका बैलेंस बचेगा क्या। सोम में बात समझ में आई क्या ये वाली। अच्छा, वो इस एंट्री के बाद शेयर अलॉटमेंट की लेजर में कोई बैलेंस बच सकता है क्या, तो बता दो। मैंने ये ऐसे दिखाया, यहां पे क्रेडिट 420,
ऑलरेडी क्रेडिट था 3,07,20, और ये देखो डेबिट भी कितना है 7,20, क्योंकि हम जो पेंडिंग अमाउंट था उसको अलॉटमेंट से हमने उसको किस में शिफ्ट कर दिया है, वी हैव शिफ्टेड इट इनटू कॉल इन अरियर, क्योंकि उसने बोला था कॉल इन अरियर बनाने को, तो इस बार तो अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, वो दूसरा ऑप्शन सोचना भी नहीं चाहिए हमें। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, इस स्टोरी के बाद तो अब हमने इसी स्टेज पे फॉरफीचर किया है। अच्छा, इसके बाद कोई स्टेज थी भी नहीं। बताओ, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट डेबिट करते हैं फॉरफीचर की एंट्री में? जितना अमाउंट हमने उसका शेयर कैपिटल ड्यू कर लिया हो। रोज ऐसे मैं पढ़ा के बोलता हूं, वैसे घर पे जाके अगर ईमानदारी से ऐसा रिवीजन करोगे 2 या 3 दिन में पक्के हो जाओगे। और अगर घर पे रिवाइज नहीं करोगे, केवल यहाँ के समझने के भरोसे रहोगे कि हमने समझ लिया है, तो वो बाद में नहीं आने वाला है तुमसे, होगा ही नहीं, वो कंफ्यूज होते रहोगे उसमें। 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए ही लिखे मैंने, 14 रुपए का शेयर नहीं था, 4 रुपए का तो प्रीमियम था, हमारे पैसे थे वो कैंसिल नहीं होते ऐसे। वो तो कैंसिल तब होते हैं जब हमें ना मिले। समझ में आई बात? मिल जाए तो हम तो उसको इग्नोर मार देते हैं। तो 4 की तो बात मत करो, 10 रुपए की बात करा करो। 10 इंटू शेयर थे उसके 800, गलत तो नहीं बोला ना मैंने? 800 शेयर वाला बंदा था, 14 तो अप्लाइड थे। 800 पे क्वेश्चन किया मैंने उसका सारा। हाँ या ना? भूल गए क्या? ये देखो वर्किंग करिए अपन ने 800 पे, ये देखो। अब क्या करूं मैं फॉरफीचर में? सर सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन है, तो जरूर देखो सिक्योरिटी प्रीमियम, और देखो कि क्या वो ड्यू होके रिसीव हुआ या नहीं हुआ। वो ड्यू होके रिसीव, ऐसे ही सोचते हैं कि क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन था, और क्या जिसके शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं उसका सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू होके रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। उसका ड्यू होके रिसीव नहीं हुआ। कितना? पूरा 3200। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिवर्स कर दो। अब क्या करोगे उसको क्रेडिट रख के? पता है ना, ये 3200 रुपए, समझा रहा हूं, ये जो टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम का यहाँ पे क्रेडिट है ना, ये इसमें शामिल है, बोलो हाँ या ना, सबके साथ। तो वो क्रेडिट रह जाएगा अगर आपने अभी रिवर्स नहीं किया तो, और उसके पैसे अब कभी आने भी वाले नहीं, हम तो इससे रिलेशन ही तोड़ लिया बंदे से। कंसेप्ट से समझो, कंसेप्ट से। तो कितना लिख लूं मैं 8,000 लिख लेता हूं इसको, ताकि आसानी से तुम्हें दिखेगा। 8,000 और 3200। आगे चलो। क्रेडिट होने के लिए कॉल इन अरियर है, बना है, हमने बनाया था, सोचा था पैसे आएंगे, बंदे ने दिए नहीं, तो क्या करेंगे? इसको भी डेबिट रख के इसको भी उड़ा दो। कितने का कॉल इन अरियर है अपना? 4,200। सब कैंसल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल की एंट्री है, ये भी कैंसिल की एंट्री है, ये भी कैंसिल की एंट्री है। उसका जो कुछ हिसाब है सब कैंसिल कर दो, जो पेंडिंग बचा है। इतना इजी सा कंसेप्ट है, क्योंकि अब हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं है। फिर क्या करना है? जितने पैसे हम उसके खा गए उसको फॉरफिचर अकाउंट में डाल दो। एक तरीका तो बताया मैंने, इन दोनों को जोड़ो, 11,200, 11,200 में से 4,200 उड़ा दो, 200 उड़ाओगे तो 11 बचेंगे, 4 उड़ाओगे तो 7,000 बचेंगे। पर मुझे ऐसा आंसर नहीं लाना, मुझे बताओ 7,000 रुपए कहाँ है। उसका वर्किंग नोट हमने बनाया, वहां दिखेंगे। उसने टोटल कितने दिए थे? पहले शॉर्टकट मेथड, टोटल कितने दिए थे? सब बोलेंगे, कितने दिए थे टोटल? 1,400 × 5, यस और नो? स्क्रीन दिख रही है कि नहीं सबको? ये उसका टोटल रिसीव था ना। ये जो मिला था इसमें अगर प्रीमियम में कुछ गया हो तो माइनस करना, नहीं तो ये पूरे के पूरे पैसे ही फॉरफीचर है। हाँ या ना? यही तो तरीका है ना हमारा। कंसेप्ट क्या बोलता है? उस बंदे से जो कुछ मिला, अगर हमने कैपिटल में डाला है तो पूरा फॉरफिट, प्रीमियम में डाला हो तो इग्नोर करो, वो फॉरफीचर नहीं कहलाता। इसका तो कुछ प्रीमियम में गया ही नहीं, नहीं गया तो पूरा का पूरा फॉरफीचर। यही 7,000 रुपए तो हैं। आई होप मेरी बात समझ में आई। एक और तरीका, कैपिटल कैपिटल गिन लो। देखो यहां पे कितनी कैपिटल ड्यू हुई? 4,000। एक्सेस कितना बचा? 3। वो कहां यूटिलाइज हो गई? यहां पे। अल्टीमेटली वही 7,000 आएंगे। सीधे जोड़ लो, उल्टे जोड़ लो, बैलेंसिंग एंट्री से देख लो। सारे तरीके इसलिए बता रखे हैं कि एग्जाम में सपोज अपने पास टाइम कम है, कहीं कंफ्यूज हो के तो क्वेश्चन करा है,
उलझ गए थे कहीं, तो कुछ नहीं करने का, यार टेंशन नहीं लेना, बैलेंसिंग फिगर डाल दो। समझ में आई मेरी बात? वही वैल्यू आती है। हम्म। तो ये हो गया क्वेश्चन, चेक करो एंट्री सही है। एंट्री सही है क्या?